हम लोग गंगा नदी तंत्र पर चर्चा कर रहे हैं और इस परिचर्चा को हमने दो पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट गंगा नदी पहाड़ों में, जिसे आप देख चुके हैं। आज हम दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे गंगा नदी मैदानों में। देखिए, पहले हम थोड़ा सा गंगा नदी के महत्व पे चर्चा कर लें। भारत में भौगोलिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से गंगा एक महत्वपूर्ण नदी है। इसीलिए हम भारतीय इसे गंगा माँ कहते हैं। यह भारत के एक मैदान के एक बहुत बड़े भाग को सिंचित करती है। भौगोलिक दृष्टि से यह मैदान की सबसे बड़ी नदी है, मैदान के सबसे निचले भाग से होकर बहती है। इसीलिए इसमें सारी नदियां आकर के मिलती हैं। तो ये मुख्य नदी है, अब बाकी नदियां सहायक नदी हैं। इस मैदान को बनाने में, इस मैदान को उपजाऊ बनाने में, इस मैदान को समृद्ध बनाने में इस नदी का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी तरफ गंगा नदी के जल की एक महत्ता है कि इसका पानी कभी भी खराब नहीं होता है। जितने लंबे समय तक आप इसको रखे रहिए, ये और अधिक शुद्ध होता चला जाता है। ये आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। 200 प्रकार से अधिक तरह के बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरियाज को खाते हैं, और कोई भी चीज़ सड़ती है बैक्टीरिया की वजह से। तो इस महत्वपूर्ण माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होगा, बल्कि जितना अधिक दिन रखते जाएंगे वो उसके पैथोजेंस को, रोगाणुओं को या बैक्टीरियाज को खा करके उसे और अधिक शुद्ध बनाता चला जाएगा। तो ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एक मेडिसिनल वाटर है। इससे आप एक मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गंगा नदी धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अच्छी है और गंगा नदी भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आइए हम चर्चा करते हैं गंगा नदी मैदानों में। देखिए, इस परिचर्चा को हम 3 चरणों में बांटेंगे। सबसे पहला चरण गंगा नदी के मार्ग, दूसरा चरण गंगा की सहायक नदियाँ, और तीसरे चरण में हम चर्चा करेंगे गंगा के मैदानों की। तो सबसे पहले चरण में चलिए हम लोग बात करते हैं गंगा नदी मार्ग की। देखिए, हम लोग पहाड़ों में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसके आगे, यानी हरिद्वार के बाद। हरिद्वार के बाद गंगा नदी बिजनौर, यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। और सबसे पहले ये जो सिर्फ जिस महत्वपूर्ण नगर पे पहुंचती है वो है कनखल। छोटा सा नगर है लेकिन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर कहा जाता है कि सती जी ने अपने पति के अपमान के कारण आत्मदाह किया था। और उसके बाद ये दूसरे जो महत्वपूर्ण नगर में पहुंचती है वो है कन्नौज। कन्नौज एक महत्वपूर्ण नगर है। कन्नौज अपने इत्र के लिए फेमस है। तो कन्नौज में ही इससे एक नदी आकर के रामगंगा मिलती है। तो सहायक नदियों पे हम बाद में चर्चा करेंगे। कनखल के बाद कन्नौज, और कन्नौज के बाद यह नदी पहुंचती है कानपुर। कानपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी है, औद्योगिक नगर है। यहाँ पर ये अफसोस की बात है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल मलबा इस नदी में मिलता है, जिससे ये नदी प्रदूषित बहुत अधिक हुई है। सबसे ज़्यादा इसे प्रदूषित किया है कानपुर ने ही। यहाँ पे चमड़ा इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा पोल्यूट हुई है। उसके बाद ये पहुँचती है प्रयागराज। गंगा नदी आगे चल करके कहाँ पहुँचती है? प्रयागराज। प्रयागराज ये है प्रयागराज, इलाहाबाद।
यहाँ पर इससे एक दूसरी नदी, इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी जो यमुना नदी है, इसके दाहिने तट से आकर के मिलती है। एक प्रश्न उठ सकता है आपके दिमाग में कि कैसे पता चले कि नदी का दाहिना तट कौन सा है, नदी का बायां तट कौन सा है। देखिए, नदी को एक पर्सन मान लीजिए, नदी को एक स्त्री मान लीजिए, तो इसके अगर ये कोई पर्सन इधर यहाँ से इधर की ओर चल रहा है तो इधर इसका दाहिना हाथ होगा तो दाहिना तट, इधर इसका बायां हाथ होगा तो बायां तट। तो जो रिवर्स इधर से आके मिलेंगी उसे हम कहेंगे राइट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो इधर से आके मिलेंगी उसे हम लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो सबसे पहले कन्नौज के बाद कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद में इससे आकर के कौन सी नदी मिलती है? यमुना नदी। इसे ही प्रयागराज कहते हैं। यहाँ हर 12 साल पर आप कुंभ मेला लगता है, और ये इतना बड़ा मेला होता है कि जितनी इंग्लैंड की पॉपुलेशन है उतनी जनसंख्या यहाँ पे रहती है जब महाकुंभ लगता है। कभी अवसर मिले तो जरूर आइए। एक विविधताओं वाला एक अलग शहर दिखाई देता है। आप देखिए कितना ही सुंदर, और इतना बड़ा क्षेत्र में बसा एक नए नगर का बसा हो जाता है, और पूरा 1 महीने ये मेला लगता है। तो कभी भी समय मिले तो कुंभ जरूर आइए, भारत की विविधता देखिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत देखिए, भारत की आध्यात्मिक पहुंच देखिए, सब कुछ यहाँ पे दिखने को मिलता है। तो प्रयागराज के बाद गंगा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, और ये आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद इससे ये काशी पहुंचती है, वाराणसी। यह भी एक पवित्र नगरी है, एंशियंट सिटी है, पुरानी सांस्कृतिक नगरी है। वाराणसी के घाट कहा जाता है कि अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और वाराणसी के बाद ये होते हुए बिहार के बॉर्डर पर बक्सर पहुंच जाती है। देखिए, यहां पर बिहार का कुछ इस तरह से, बिहार इस तरह से है, बिहार का मैप इस तरह से है। तो इधर बॉर्डर पे गंगा नदी, और उधर से बॉर्डर पे घाघरा नदी, यानी बक्सर और आरा वाले बॉर्डर पे कौन है? गंगा नदी, और उधर मुजफ्फरनगर वाले बॉर्डर पर घाघरा नदी, और दोनों आके यहीं छपरा में मिल जाती है। तो घाघरा पे हम अभी सहायक नदियों में बात करेंगे। अभी वाराणसी के बाद जो मुख्य नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है वो है बक्सर। ये बिहार का नगर है लेकिन बॉर्डर पे ही है। और बक्सर के बाद बलिया होते हुए छपरा के पास ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी की अब बिहार में देखेंगे अगर आप, तो एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी बिहार के मैदान को, ये पूरा पूरा बिहार का मैदान है, इसके लगभग बीचों बीच ये बहती है। छपरा में ही बिहार में प्रवेश करती है, और ये इस बिहार के मैदान को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका जो उत्तरी नॉर्थ बिहार प्लेन है उसे हम मिथिला प्लेन कहते हैं, और जो साउथ बिहार प्लेन है उसे हम मगध प्लेन कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में भी इस बात को मैं चर्चा किया था। ये क्वेश्चन बार बार उठता है, मगध प्लेन कहाँ है और मिथिला प्लेन। तो उत्तर जो बिहार का मैदान है वो मिथिला प्लेन है, और जो दक्षिणी बिहार का मैदान है वो मगध प्लेन है। बिहार में छपरा के बाद जो महत्वपूर्ण नगर है वो सबसे पहले है पटना। बिहार में छपरा के बाद ये सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? पटना पहुंचती है, और पटना में ही सब बहुत बड़ा ब्रिज गांधी सेतु स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है। और जब
पटना के बाद ये यहाँ पर बेगूसराय पहुँचती है। जो दूसरा महत्वपूर्ण नगर आता है पटना के बाद वो है बेगूसराय। बेगूसराय भी एक महत्वपूर्ण नगर है। और बेगूसराय के बाद ये मुंगेर जाती है। ध्यान रहे, मुंगेर एक तट पर है और खगड़िया दूसरे तट पर है, लेकिन मुख्य नगर इसके तट पर जो है वो मुंगेर ही है। और मुंगेर के बाद भागलपुर के बाद ये झारखंड के बॉर्डर पे आ जाती है। और यहीं पर झारखंड के बॉर्डर पर ही साहिबगंज एक जगह है, साहिबगंज, जो कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार के बॉर्डर पे है। और यहीं से यह नदी वेस्ट बंगाल में इंटर कर जाती है, कुछ दूर तक झारखंड के बॉर्डर पे और उसके बाद वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। अब यह नदी अपने डेल्टा बनाने की ओर अग्रसर हो जाती है और इसकी सबसे बड़ी वितरिका हुगली यहीं पर फरक्का के पास में अलग हो जाती है। यानी हुगली नदी इसकी सबसे बड़ी वितरिका है, सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी है, सबसे बड़ी ब्रांच है। यह कह सकते हैं यहीं से इसका डेल्टा स्टार्ट हो जाता है। जहाँ से पहली डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है वही हेड ऑफ डेल्टा कहलाता है, डेल्टा का शीर्ष कहलाता है। और ये सबसे बड़ी वितरिका है इसकी, और यही वेस्ट बंगाल में है। और इसी नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। एक महत्वपूर्ण घटना है इसके बारे में। देखिए, पहले तो ये पूरा का पूरा बांग्लादेश हमारे पास था जब विभाजन से पहले। जब विभाजन हो गया तो ये पूरा का पूरा रीजन किसके पास चला गया? पूर्वी पाकिस्तान बन गया। और पूर्वी पाकिस्तान में ही इसके बाद यानी वर्तमान बांग्लादेश में गंगा नदी हुगली अलग होने के बाद जब प्रवेश करती है तो ये बन जाती है पद्मा नदी। यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं हम? पद्मा नदी। और पद्मा नदी से यहीं पर बांग्लादेश में जमुना मिलती है और जमुना और पद्मा के संगम होने के बाद इसका नया नाम हो जाता है मेघना। तो ये रीजन पूरा डेल्टा रीजन है। जो घटना पे हम चर्चा कर रहे थे वो ये है कि जब गंगा नदी बांग्लादेश यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में चली गई थी तो इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में एक आज़ादी की जो लहर थी उसे पोषित करते हुए बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब बांग्लादेश बन गया उसमें भारतीय सेना सक्रिय रूप से भागीदारी ली। इसलिए बांग्लादेश आज भी इस बात को मानता है कि हमारे आज़ादी में भारत का महत्वपूर्ण स्थान था। तो जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो भारत ने उससे ये कहा कि हमें फरक्का में एक ब्रिज बनाना है। यहाँ वेस्ट बंगाल में फरक्का में इस तरह से इसको चार्ट पर समझिए। ये गंगा नदी है। इससे सबसे पहली वितरिका जो अलग हो जाती है वो क्या है? हुगली। ये हुगली है। और इसके बाद जो गंगा नदी आगे जाती है इसे हम पद्मा कहते हैं। और यहीं पर ये मिल जाती है किससे? जमुना से। ये जमुना कोई और नहीं, ब्रह्मपुत्र रिवर को ही बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो जमुना और पद्मा के मिलने से जो नई नदी बनती है उसको मेघना कहा जाता है।
तो भारत ने कहा क्या कि हमको यही फरक्का में एक ब्रिज बनाना है, जिससे हम चाहते क्या है कि यहाँ से एक कैनाल ला करके हुगली रिवर के वाटर लेवल को बढ़ा दे। क्यों बढ़ा दे? बांग्लादेश पूछा क्यों बनाना चाहते हैं बैराज? तो उसने कहा कि हम नेविगेशन, हमारा कोलकाता जो है रिवराइन पोर्ट है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि कलकत्ता किस नदी पर स्थित है, तो कलकत्ता हुगली नदी पर स्थित है और एक रिवराइन पोर्ट है, नदी पत्तन है, यानी समुद्र के किनारे स्थित पत्तन नहीं है, ये नदी के किनारे स्थित पत्तन है। तो इसमें जहाजें आने के लिए वाटर लेवल अच्छा होना चाहिए। तो इस नदी में वाटर लेवल जब अच्छा होगा तभी जहाजें आ जा सकती। तो हमने बांग्लादेश से कहा कि भाई हमको एक फरक्का में बैराज बनाने दीजिए ताकि हम इसमें वाटर लेवल मेंटेन कर सके। बांग्लादेश को भी लगा कि इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, बना लीजिए। जब हमने फरक्का में बैराज बना लिया तो वास्तव में हमारा एक दूसरा भी इंटेंशन था, इंदिरा गांधी जी की दूरदर्शिता थी ये। हम चाहते थे हुगली नदी के किनारे जूट प्रोडक्शन करना, क्योंकि डिवीजन के बाद एक सबसे बड़ी जो घटना घटी थी वो ये थी कि जूट प्रोडक्शन रीजन 80% जूट प्रोड्यूसिंग एरिया पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में चला गया और मिलें सब कोलकाता में रह गई। तो हमें जूट प्रोडक्शन एरिया डेवलप करना था, इसके लिए एक अच्छा खासा वाटर चाहिए। तो हमने फरक्का बैराज बना के उस जूट प्रोडक्शन एरिया को डेवलप कर लिया और आज फिर जूट प्रोडक्शन में हम फर्स्ट पोजीशन पे आ गए। तो ये इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता थी। श्रीमती इंदिरा गांधी बांग्लादेश को स्वतंत्र करा करके एक साथ कई निशाने साध लिए। सबसे पहला तो पूर्वी पाकिस्तान से हमें निजात मिल गई, नहीं तो पता चलता इधर भी पाकिस्तान और इधर भी पाकिस्तान। पाक अधिकृत कश्मीर की तरह यह भी एक आतंकवादियों का गढ़ बन जाता। स्वाभाविक है, पाकिस्तान इसे उसी तरह यूज करता है। तो एक तो पूर्वी पाकिस्तान से निजात मिली, दूसरे बांग्लादेश भी स्वतंत्र हो गया और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ हुआ था वो फरक्का बैराज का। देखिए, फरक्का बैराज बना लेने से हमारा जूट उत्पादन पुनः जीवित हो गया। यानी कि पहले भी हम, जब बांग्लादेश हमारे पास था यानी पूर्वी पाकिस्तान हमारे पास था, तो जूट निर्माण में हम प्रथम स्थान रखते थे। लेकिन जब बांग्लादेश अलग हुआ तो 80% जूट उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश में चले गए। तो हुगली नदी, फरक्का बैराज के द्वारा हुगली नदी का वाटर लेवल मेंटेन करके हम इस बैराज से इस हुगली नदी के तट पर पुनः जूट उत्पादन करने लगे और आज हम फिर से जूट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिए। हाँ, ये थोड़ा सा ये बांग्लादेश को जरूर लगा कि हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ। ये कूटनीति है, राजनीति में कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। तो इंदिरा गांधी की ये सोच जो थी वो यही सोच थी कि हम जूट उत्पादक क्षेत्र विकसित कर ले। और आज स्थिति इस बैराज, इस फरक्का बैराज से जब हम देखते हैं पानी की कमी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी इधर टर्न कर देते हैं और बांग्लादेश में पानी की कमी हो जाती है। और जब पानी अधिक होता है तो हम इस बैराज को खोल देते हैं, बांग्लादेश डूबने लगता है। तो बांग्लादेश को लगा कि धोखा हुआ और उसने पनडुब्बी भी भेजा इसे तोड़ने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता का जवाब नहीं, उन्हें पता था कि ये खुरापात बांग्लादेश कर सकता है। उन्होंने फरक्का बैराज के पिलर में सेंसर सेट किया हुआ था। जैसे ही वो पनडुब्बी से बम सेट किए, अलार्म बजने लगा और गोताखोर जम करके उसे निष्क्रिय किए और उनका पीछा भी किए। अब ये ब्रिज इतना सेंसिटिव हो गया है कि इसके दोनों तरफ 1.5 किलोमीटर नो एंट्री जोन है।
आपको देखते ही शूट कर दिया जाएगा अगर कोई भी इसमें एंट्री लेता है। इस ब्रिज पर 40 किलोमीटर पर आवर से अधिक स्पीड से चला नहीं जा सकता है। तो यह एक सेंसिटिव ब्रिज क्यों है ये समझ में आ गया होगा। बाकी चीज़ें गंगा नदी के तंत्र के बारे में हम अगले चरण में, अगले खंड में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि ये आपको रुचिकर और अच्छा लग रहा होगा। इसी सिलसिले में आपको एक सूचना और देनी है कि बच्चों की मांग पर कि सर अगर इसी तरह का वीडियो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमें मिल जाए तो अच्छा होता। तो मैंने एक विस्तृत योजना बनाई है कि टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ नेट और सिविल सर्विसेज ज्योग्राफी जीएस के लिए अलग अलग बैच बनाया जाएगा और हर बैच को पर डे 1 घंटे का हर टॉपिक पर एक वीडियो दिया जाएगा। फिर आधा घंटा उस टॉपिक पर आए हुए क्वेश्चन पर कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर एक इंटरेस्टेड तरीके से चर्चा की जाएगी और फिर रात में आपको लगभग 100 क्वेश्चन का एक सेट दिया जाएगा जिससे कि एक संपूर्ण तैयारी उस टॉपिक की हो सके। तो इससे जल्दी ही हम कार्य रूप में परिणित करेंगे और आपके सुझाव भी स्वागत है उनका। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।